स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड मैप पर एक छोटा सा वाटरवे है जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि उसे ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन माना जाता है। मिडल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये स्ट्रेट काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि दुनिया भर का 20% क्रूड ऑयल यहीं से होकर गुजरता है। और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, इस वीडियो में हम बात तेल की नहीं करेंगे बल्कि हमारी थाली में रखे खाने की करेंगे कि कैसे इस एक रास्ते के बंद होने से ना सिर्फ ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है बल्कि इसका असर हमारे खाने पर भी पड़ा है। और अगर ये मसला जल्द नहीं सुलझा तो खाने के लाले पड़ सकते हैं। लेकिन ये नौबत कैसे आई उसे जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है जहां से दुनिया की लगभग 20% ऑयल की सप्लाई होती है। और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालिया टेंशन के चलते इस रूट से गुजरने वाला ट्रैफिक 80 to 90% तक कम हो गया है। और अगर ये रूट पूरी तरह बंद हो गया तो गैस और ऑयल की सप्लाई पर इसका असर दिखेगा। हालांकि ये असर अब दिखने भी लगा है। अब अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल और गैस के दाम भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल फूड क्राइसिस से जुड़ा कंसर्न भी पैदा हो सकता है, जिसकी वजह है फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज। यानी कि अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो फर्टिलाइजर मार्केट पर इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर सिर्फ बारिश और धूप के सहारे नहीं चलता, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है नेचुरल गैस पर। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व रूस, ईरान और कतर के पास है। नेचुरल गैस का 50% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड पर इन 3 कंट्रीज़ का कंट्रोल है। अब नेचुरल गैस भी फ्यूल की तरह जगह जगह इस्तेमाल होने लगी है, जिसमें एक बड़ा सेक्टर है फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद बनाना। इसी खाद के चलते मॉडर्न खेती संभव हो पाई है और दुनिया के कई देश भुखमरी से निजात पाने में सक्षम हो पाए हैं। और सोचिए कि अगर नेचुरल गैस की कमी के चलते इन खाद का प्रोडक्शन कम होता है तो उसका असर क्या होगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जो यूरिया ट्रेड होता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। यानी कि सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, जो यूरिया बनकर तैयार है उसकी सप्लाई भी रुक सी गई है। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि यूरिया के प्रोडक्शन में नेचुरल गैस का आखिर रोल क्या है। 20th सेंचुरी के शुरू में जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉश ने एक प्रोसेस डेवलप किया था जिसे हैबर बॉश प्रोसेस कहा गया। इस डिस्कवरी ने दुनिया में केमिकल की रेवोल्यूशन लाकर रख दी थी, जो कि आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन और एग्रीकल्चर की फाउंडेशन मानी जाती है। इस प्रोसेस में मीथेन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर अमोनिया से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। हैबर बॉश प्रोसेस ने पहली बार लार्ज स्केल पर अमोनिया के प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया था और इसके लिए नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बूम भी आया और इसका पॉजिटिव असर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। इनफैक्ट हम अभी भी इसका असर देख रहे हैं। ourworldindata.org के मुताबिक लगभग 50% ग्लोबल एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की वजह से ही मुमकिन होता है। और अगर ये फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे तो गेहूं, मक्का और चावल जैसे मेजर क्रॉप्स की पैदावार गिर जाएगी। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। पर्शियन गल्फ, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे मुहाने पर है, यही वो एरिया है जहां से फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। पर्शियन गल्फ क्षेत्र में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनिया और सल्फर जैसे नाइट्रोजन आधारित फर्टिलाइजर्स का उत्पादन और निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। सऊदी अरब, कतर, ओमान और UAE इसके प्रमुख सप्लायर हैं, जबकि ईरान भी अमोनिया का एक बड़ा उत्पादक है। ये क्षेत्र ग्लोबल फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स के साथ साथ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स और उन्हें बनाने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल के फ्लो पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका रियल इम्पैक्ट अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के फार्म्स पर दिखेगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो किसान हैं वो अक्सर प्लांटिंग सीजन से पहले फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं। अगर सप्लाई में सिर्फ कुछ हफ्तों का डिले भी हो जाए तो डिसरप्शन बड़ा हो सकता है। सोचिए, अगर यही प्रॉब्लम महीनों तक चले तो क्रॉप्स और हार्वेस्ट पर कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसके अलावा शिपमेंट्स के टाइम पर ना पहुंचने पर किसानों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मॉडर्न क्रॉप्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसीलिए अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल थोड़ा सा भी कम हो जाए तो फसलों की पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और इसका मतलब ये होगा कि दुनिया भर में लाखों टन अनाज की कमी हो सकती है।
फिर इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी पड़ेगा, जैसे एनिमल फीड मार्केट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस, बायोफ्यूल इंडस्ट्री, और आखिर में इसका असर रिटेल फूड प्राइसेस पर भी पड़ेगा, यानी आम लोगों के खाने की चीज़ों की कीमत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इन सब बातों के अलावा एक और ज़रूरी फैक्ट ये भी है कि इस पूरे सिस्टम की कमजोरी सिर्फ नाइट्रोजन तक सीमित नहीं है। इसके अलावा सल्फर और सिंथेटिक नाइट्रोजन की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। द हिंदू की ही एक रिपोर्ट बताती है कि अगर सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ना हो तो दुनिया अपनी मौजूदा आबादी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही फीड कर पाएगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह बन जाता है जहां से एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। और जिस तरीके से मौजूदा हालात बन रहे हैं उससे पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रेड रूट्स में बदलाव होगा और किसानों को बुआई से जुड़ी मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा। और इतिहास भी गवाह रहा है कि जब खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उससे सोशल अनरेस्ट को ट्रिगर किया जाता है। जाहिर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को रातों रात किसी नई जगह पर शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं है। नए अमोनिया प्लांट्स बनाने के लिए भी फाइनेंशिंग और कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत लगती है। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट रीज़न से एक्सपोर्ट गिर जाए तो उस कमी की तुरंत भरपाई मुश्किल हो जाती है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना या रिस्ट्रिक्टेड होना या पॉज आना एक मेजर थ्रेट है दुनिया के लिए। ऐसे में एक सवाल आ सकता है कि देशों के अपने बफर का क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि देशों के पास अपना फर्टिलाइजर स्टॉक नहीं है, सबके पास होता है, लेकिन किसी भी देश का जो सेल्फ सफिशिएंट होना हम जितना कॉमन समझते हैं ना उतना होता नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे इंडिया अपनी डोमेस्टिक यूरिया प्लांट्स को चलाने के लिए काफ़ी हद तक LNG इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, जो ज़्यादातर पर्शियन गल्फ से आता है। सेम ऐसे ही ब्राज़ील अपनी सोयाबीन और मक्का के प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ तक कि USA जो दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स में से एक है, वो भी अमोनिया और यूरिया की अच्छी खासी क्वांटिटी को इंपोर्ट करता है ताकि रीजनल डिमांड को पूरा किया जा सके और प्रोसेस कंट्रोल में रहे। स्टॉक्स के बावजूद और देशों पर डिपेंडेंसी ना हो इसलिए ये सब स्टेप्स उठाए जाते हैं। वहीं सब सहारा अफ्रीका में फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी कम इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में अगर कीमतें और बढ़ भी गई तो किसान फर्टिलाइजर्स को और भी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, जिससे पैदावार गिर सकती है और फूड इनसिक्योरिटी मतलब कि खाने की कमी का रिस्क बढ़ सकता है। इन सब के अलावा एक और खतरा है। फ्यूल और गैस की कीमतों का सीधा असर आपके खाने पीने की चीज़ों पर पड़ता है और ये असर जल्द ही दिखने को मिल सकता है। तो एक तो है लॉन्ग टर्म चिंता कि आने वाले वक्त में फसल की पैदावार कम हो सकती है जिसका असर काफ़ी गंभीर होगा, और एक है शॉर्ट टर्म डर यानी कि खाने की कीमतों में उछाल जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। इसे कहते हैं फ्यूल ड्रिवन इन्फ्लेशन। चलिए, जब इतनी सब बातें समझ ही ली हैं तो एक और बात समझ लेते हैं, वो ये कि फर्टिलाइजर शॉक्स ऑयल शॉक्स की तरह तुरंत नजर नहीं आता। मसलन पेट्रोल प्राइसेस ओवरनाइट बदल सकते हैं, लेकिन फसलों की पैदावार पर पड़ा असर महीनों बाद सामने आता है, यानी कि फूड की सप्लाई पर पड़ने वाला ये असर और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल या क्लोजर हुआ तो इसका असर पर्शियन गल्फ से बहुत दूर तक ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पड़ेगा, जहां 20th सेंचुरी में पॉलिसी मेकर्स को ऑयल से डरना सिखाया गया था, यानी कि 21st सेंचुरी में अब फर्टिलाइजर भी शॉक पैदा कर सकते हैं। ये सच है कि एनर्जी मार्केट ने पहले ही रिजर्व्स और अल्टरनेटिव सप्लाईज से जुड़े शॉक्स को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन फर्टिलाइजर के केस में सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आसान इक्वेशन कुछ यूँ है कि तेल से गाड़ियाँ चलती हैं, नाइट्रोजन से खेती चलती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो सिर्फ क्रूड की कीमतों पर असर नहीं होगा, बल्कि हमारे और आपकी खुराक पर भी असर पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।